cell cycle and cell division. इसका आज लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ठीक है लेक्चर नंबर 4 में क्या क्या बात करने वाले हैं। हमें यहाँ पे एम फेज के बारे में बात करना है और एम फेज के यहाँ पे एटलीस्ट प्रोफेज और मेटाफेज एनाफेज जैसे फेज को निपटाना है आज। तो प्रीवियस लेक्चर से हम कनेक्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, इसको पहले मैं रिकॉल करवा देता हूँ। प्रीवियस में क्या पढ़ी थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एम फेज है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट मेजर चेंज आते हैं। उस डिफरेंट मेजर चेंज को हम कई सारे फेज में तब्दील कर दिए। वो डिफरेंट मेजर जो चेंज इसके अंदर आते हैं उस चेंज के आधार पे हम लोगों ने बहुत सारे फेज बना दिए थे। बहुत सारे फेज बना दिए फेज बनाया और वो फेज दो प्रकार का होता है, ऐसा मैंने कल बताया था। ये एम फेज जो बहुत बड़े चेंज का एक फेज है और इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट चेंज आते हैं। उस डिफरेंट चेंज के ऊपर बहुत सारे इसके अंदर फेज बनाए गए और वो सारे फेज दो प्रकार का फेज है, यानी दो टाइप्स के फेज में आते हैं। दो तरीके के होते हैं वो सारे के सारे फेज। एक कार्योकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। इस कार्योकाइनेसिस के अंदर हमने प्रोफेज के बारे में बताया था। इसके अंदर प्रोफेज आता है, उसको पी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एम फेज आएगा, एनाफेज आएगा और टीलोफेज आएगा। साइटोकाइनेसिस खुद एक अकेला फेज है जिसमें सिर्फ क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये मैंने कल बात कर दिया, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात किया था। ऐसे कनेक्ट करते हैं कुछ बातें और इसी के ऊपर कुछ बेसिक बात मैं लिख रहा हूँ आपके जनरल इंफॉर्मेशन के लिए कि एम फेज एक ऐसा फेज है जिसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं बनता है। एम फेज एक ऐसा फेज है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं बनता। एक बहुत बार क्वेश्चन आया है ये वाला चीज कि वो कौन सा फेज है जिसमें प्रोटीन नहीं बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो एम फेज एक ऐसा फेज है, फेज एम फेज इज अ फेज where no protein is formed। कोई भी प्रोटीन वहां नहीं बनता। हमने देखा था एस फेज में भी बन रहा था, हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था। तो कहीं पे G1 में भी बनता है, G2 में भी बनता है, ट्यूबलिन प्रोटीन वगैरह सब बनता था। उधर इंटरफेज में तो हम देख रहे थे कि वहां प्रोटीन बन रहा था, लेकिन एम फेज में कोई प्रोटीन नहीं बनता है। जितने भी डिवीजन के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो सब इंटरफेस में ही बन जाएगा। वो चाहे एस फेज में बने या G2 फेज में बने या G1 फेज में बने, उधर बनेगा इधर नहीं बनेगा। एक लाइन और, एक जनरल इंफॉर्मेशन और कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो डिवाइड होने के बाद भी डिसअपीयर नहीं होता है। थ्रू आउट द माइटोसिस प्रेजेंट होता है, चाहे G1 हो, S हो, G2 हो, एम फेज हो। और एम फेज के अंदर प्रोफेज हो, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, साइटोकाइनेसिस है। कोई भी स्टेज चल रहा होता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कभी डिसअपीयर नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट थ्रू आउट द माइटोसिस, प्रेजेंट थ्रू आउट द माइटोसिस, थ्रू आउट द माइटोसिस। माइटोसिस ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो हम प्रीवियस लेक्चर से कनेक्ट करके बताए।
चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दिमाग को खोल लो। लोग कहते हैं सीट की पेटी बांध दो, आई थिंक ये सीट बेल्ट बांध दो। ये भी एक गाड़ी है, लेकिन यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं बांधना है, वो क्या कहते हैं उसको, दिमाग का बेल्ट खोलना है, बांधना नहीं। तो ये वाला फेज बहुत अच्छा होने वाला है, ये लेक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें और इसको समझने की कोशिश करें। देखो समझ में आएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। आज के जो लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे ना, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। मतलब 4 नंबर आपका नीट का बन रहा है, तो फोकस बन रहा है क्या? तो फोकस इस पे भी कीजिए, वो अपना कर रहा। हम लोग आज बात करने वाले हैं एम फेज के कार्योकाइनेसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक बात मैं पहले बता दूं, जब सेल प्रोफेज यानी एम फेज के पहले फेज में एंटर करने जा रहा होता है, उससे पहले डीएनए डबल हो जाता है, ये तो पता है। स्पेस के बाद ही डबल होता है, पूरा G2 फेज में डबल ही रहता है, और घुसने से पहले डीएनए डबल होता है। ऐसा एक लाइन में अभी लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि तुम जानते हो, लेकिन अभी कुछ उससे रिलेट करना है, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं अभी कि जस्ट बिफोर नहीं, खाली ऐसे बिफोर entering into prophase of M phase, cells having डीएनए जो कैसा है, डबल हो चुका, डीएनए डबल हो चुका, ठीक है, डीएनए डबल हो चुका है, ये बता सेल्स के अंदर डीएनए डबल हो चुका है। ये सेल है, और सेल का जो ये न्यूक्लियस है, मैं इसको न्यूक्लियस इस तरह से बनाता हूं, मैं न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर सेल है, ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए वो डबल हो चुका है। कितना हो चुका है? डीएनए है ये डबल हो चुका है। दो बना दे रहा हूं अभी, हर बार दो नहीं बनाया करेंगे, बस अभी मान लो कि डीएनए डबल है, डबल डीएनए के साथ ही इंटर करने वाला। लेकिन ये डीएनए डबल के साथ साथ एक और चीज याद रखना, डीएनए डबल तो है लेकिन एंटेंगल्ड है, इंटरवाइंड है। डीएनए डबल है कोई शक नहीं, डीएनए डबल है कोई शक नहीं, लेकिन एक बात और कि ये जो है ना सुलझा हुआ नहीं है, उलझा हुआ है, इंटरवाइंड है, बट इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड। इस तरह के डीएनए को इंटरवाइंड डीएनए कहते हैं। ये इस तरीके का डीएनए जो होता है उसको इंटरवाइंड डीएनए कहते हैं। जस्ट उसमें घुसने से पहले ये सिचुएशन पहले से मौजूद होता है, डीएनए डबल होता है और इंटरवाइंड होता है। अब प्रोफेज में घुस जाएगा इसी के साथ, इसी कंडीशन के साथ। Now cell goes into the first stage, first phase of M phase is prophase। अब प्रोफेज में भी हम लोग थोड़ा सा, मैं इसको मूव कर देता हूँ, आप लिखते रहना। प्रोफेज में भी हम लोग प्रोफेज में भी हम लोग प्रोफेज में हम लोग क्या, एनसीईआरटी दो तरीके का फेज की वो बात करता है। इस तरह लिखता तो नहीं है, लेकिन दो तरह के फेज की वो बात करता है, ये एक साथ एक में मिल गया। लेट फेज, प्रोफेज, लेट फेज। चलिए मैं अभी आया हूँ बिना चाय पिए, इसलिए
अर्ली प्रोफेस, लेट पहली क्लास में से पहले तो अर्ली होगा। तो चाय थोड़ा सा पी लेते हैं। सबसे पहले अर्ली प्रोफेस की बात करते हैं। सेल आ चुका है अर्ली प्रोफेस। यहाँ आने से पहले कंडीशन क्या था वो मैंने बता दिया, डीएनए डबल था और डीएनए इंटरवल था। जब यहाँ पे आया अर्ली प्रोफेस में जब हम पहुंचे तो क्या देख रहे हैं, इस सेल यहाँ पे कैसा पहुंचा है मेरे पास। इस सेल जो है कैसा है, अर्ली प्रोफेस में जो सेल है कैसा है, इस तरीके का है, उसमें ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से डीएनए है। देखो आप दो बार नहीं बनाएंगे, मान लेते हैं ये डीएनए डबल है, ओसी है, मान लेते हैं है, और ये कैसा है, ऐसा है, इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड। घुसते के साथ अब क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, जो इंटरवाइंड डीएनए है ना वो स्टार्ट कंडेंसिंग, उसमें कंडेंस होगा ना तो इसे उलझा हुआ है ना, अब सुलझना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट कंडेंसिंग हम लोग बोलते हैं, अब सुलझना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले यही लाइन तो यहाँ पे लिखना है प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में पहली बात, पहला इवेंट्स, अगर तुम इसमें लिखना चाहते हो पहला इवेंट्स, इसमें इवेंट्स टाइप में इवेंट्स लिख देते हैं। पहला कि क्रोमोसोम जो है यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल कह लो या डीएनए कह लो, क्रोमैटिन क्या होगा ना, इस तरह उलझा हुआ होता है तो उसको तुम क्या बोलते हो, क्रोमैटिन बोलता है। ऐसा मैंने पहले भी बताया, इसलिए आपको बोला नहीं, इंटरवाइंड होता है उसको तुम क्या बोलते हो, फिलहाल इससे उलझा हुआ होता है जिसको क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हो। तो क्रोमैटिन स्टार्ट टू कंडेंसिंग, स्टार्ट टू कंडेंसिंग, कंडेंसिंग जो है वो शुरू हो जाता है, सुलझना शुरू हो जाता है। तो तुम देखो डीएनए इस तरीके का है, इस तरीके का है, उलझा हुआ है, इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड है, इस तरीके का है, उलझा हुआ है, इंटरवाइंड है। अब ये इंटरवाइंड से क्या होगा, सुलझना शुरू होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके का लुक बनाएगा, इस तरीके का बनाएगा। इसको हम एंटेंगल्ड बोलते हैं, एंटेंगल्ड बोलते हैं। हल्का सा ये सुलझ रहा है, सुलझा हुआ, ये उलझा हुआ है, ये सुलझा हुआ है, ठीक है। ये पहले तो ये होता है कंडेंसिंग स्टार्ट होता है ना, तो पहले तो ये होता है इंटरवाइंड यानी उलझा हुआ, हिंदी में लिखो इसको उलझा हुआ, इतना पतला तो दिखेगा ही नहीं, उलझा हुआ, उलझा, मैं ऐसे लिखता हूं, उलझा हुआ। हिंदी आता है सबको, आना चाहिए, वरना देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे। आना चाहिए, मातृभाषा है हिंदी, लोगों को हिंदी नहीं आती है। बहुत से लोग बच्चे पूछते हैं तो हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान के बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होता है। ईरान के बच्चे होते तो कोई बात थी, पाकिस्तान के होते तो कोई बात थी। मैंने साइंस और मैथ लोगों को अपने अंदर इस तरीके से उलझा के रख दिया है कि लैंग्वेज का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा। बच्चा 8वीं 7वीं में पहुंच जाता, उसको हिंदी नहीं आता, तो किसी को उर्दू नहीं आता, इंग्लिश आती है। अंग्रेजों ने बहुत अच्छा चाल चला, इस लेवल पे अपने आप को, अपनी हर चीज को, अपने लैंग्वेज को, हर चीज को रखा ना कि तुम अपनी मातृभाषा नहीं पढ़ो, अपना भूल जाओ भाषा, लेकिन उनके तो पढ़ो। तो आज इंग्लिश सबको आता है, उन्होंने पूरा मेडिकल साइंस ही अंग्रेजी में लिखा, आप मेडिकल साइंस के हिंदी में लिखा ही नहीं। किसी हम लोग रिसर्च किए नहीं ना, तो मेडिकल साइंस कैसे लिखते हैं। अब चूंकि डायरेक्ट हम हिंदी में पढ़ते हुए जिस 12th के बच्चे होते हैं, डायरेक्ट जब मेडिकल में जाते हैं बैक ही लगता है उसका, बहुत बैक लगता है। 5 साल में कर पाते हैं, वो हार्ड वर्क करने के बाद भी नहीं कर पाते, बहुत हालत खराब है इसकी। लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है। अब ये मैं लैंग्वेज तो नहीं सिखा सकता कि उलझा हुआ को हम इंटरवाइंड कहते हैं और सुलझा हुआ को हम एंटेंगल कहेंगे। सुलझा हुआ लेकिन मुझे आती है हिंदी बहुत अच्छी से आती है,
हिंदी में कम नंबर रहते थे, आती बहुत अच्छे से, राइटिंग भी सही थी मेरी, उसमें नंबर भी सही थे, मतलब सारे लफ्ज समझ जाते हैं। स्पीच अगर उर्दू में हो ना तो नहीं समझ पाती है मुझे, बहुत खतरनाक होती है। उसके लिए तो मतलब ऐसा है ना कि पाकिस्तानी सीरियल देखना पड़ेगा उर्दू आएगी। मतलब मैं अपने दर्शकों को भी बता रहा हूँ क्या करना चाहिए उर्दू के लिए, मैं पाकिस्तानी सीरियल को प्रमोट कर रहा हूँ। इस बात को उसे तो पैसा देना चाहिए था पाकिस्तान वालों को। इसका मुंह पर ऊपर कर दो। पहला काम तो ये हो रहा है कि क्रोमेटिक मटेरियल कंडेंसिंग हो रहा है, स्टार्ट टू कंडेंसिंग मैंने लिखा है, इंटरवाइन से अनटेंगल्ड हो जाएगा, उसके बाद देखना कंडेंसेशन अब शुरू होगा। यहाँ पे अब ये कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन से पहले का ये इवेंट्स था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये चीज क्या बन रहा है, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्या हुआ फायदा से, क्रोमोसोम with two chromatids are visible but not clearly visible। लेकिन हो क्या कि इस कंडेंसिंग प्रोसेस को स्टार्ट होते ही इनिशियली क्रोमोसोम with two chromatids are formed। ये हमको मिल गया, क्या मिल गया हमें, क्रोमोसोम with two chromatids visible but not clearly visible, क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाकी तो देखने नहीं देगा आपको। but not clearly visible, not clearly visible, not clearly visible, clearly visible विजिबल तो होगा लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है उसका भी टूटना। एनम का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एनम तो सबको पता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट, यहाँ पे ई लगेगा, डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी टूटना शुरू हो जाएगा। जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा उसके अंदर की ये क्रोमोसोम मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होगा। उसके लिए हमें कई माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर लो फिर भी नहीं देख पाओगे कि बीच में एक दीवार है। माइक्रोस्कोप का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है उधर कोई खड़ा है तो मैं इधर से देख लो, हर छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर सकता है लेकिन अदृश्य चीजें नहीं देख सकती। कोई ऐसा माइक्रोस्कोप है जो भूत देख सकता है, बस साइंस भूत को क्या होता है। अभी ये टूटना शुरू होगा, टूटा नहीं है अभी, इसलिए क्लियरली विजिबल ये नहीं हो रहा, बन तो गया है लेकिन मैंने यहाँ पे क्लियरली नॉट क्लियरली विजिबल लिखा है क्योंकि अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी स्टार्ट हुआ है टूटना। ये सब बनाते दिखाएंगे, अभी तो मैं सिर्फ कुछ इवेंट से रिलीज दे रहा हूँ। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा होता है उसी दौरान न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूक्लियोलस है वो भी टूट रहा होता है। बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी है ना वो भी टूट रहा होता है। तो तीन चीजें और है जो टूट रहा होता है और वो लोग ऐसा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी या न्यूक्लियोलस के अगर वो दो हिस्सों में टूट जाएंगे तो इतने छोटे हो जाएंगे कि डिसअपीयर हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट के साइमल्टेनियसली जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी न्यूक्लियोलस जैसे ऑर्गेनेली जो है डिवाइड कर जाते हैं, स्टार्ट टू डिवाइडिंग एंड स्टार्ट टू डिसअपीयरिंग। तो वो डिवाइड हो जाएंगे
तो डिसअपियर हो जाएंगे। इसका मतलब वो हवा में गायब नहीं हो गए, ऑलरेडी बड़े छोटे साइज के थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो उसको हम देखते थे, ऊपर से वो 2 हिस्सों में टूट गए, 2 या 3 हिस्से जितने में टूट गए। पहले से छोटे थे, इतने छोटे हो गए कि अब तो उसमें भी नहीं दिखाई दे रहे, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई दे रहे, तो हम बोलते हैं कि डिसअपियर हो गया, अदृश्य हो गए, यही हम बोलते हैं। दूसरा इवेंट्स हम पढ़ेंगे इसमें, दूसरा इवेंट्स यहाँ से, दूसरा इवेंट्स इसी को बात है, ये जो हमने लिखा निकेलियन मेम्ब्रेन वाला, ये दूसरा इवेंट्स मान लो। तीसरा इवेंट्स इसमें मानोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा सेल पढ़ाया आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल स्फेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करते हैं, डिवाइड कर जाता है और स्टार्ट टू डिसअपीयरिंग, और जो है गायब होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट डिसअपीयरिंग और गायब होना शुरू हो जाता है। स्टार्ट टू डिसअपीयर और गायब होना शुरू हो जाता है। चौथा इवेंट्स सेंट्रोसोम्स, पहले बन चुका था। कहां बना था सेंट्रोसोम्स? मैंने कहा था स्पेस के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ। बोला था एक बार जब स्पेस पढ़ाया था कि स्पेस के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना मतलब 2 सेंट्रियोल एक साथ जुड़ना सेंट्रोसोम कहलाता है। जुड़ना मतलब दो साथ एक साथ जुड़ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम बन कहां गया था? स्पेस में ही बन गया था 2 सेंट्रियोल को मिला के। पर कई सारे सेल के अंदर ऐसे सेंट्रोसोम बन जाते हैं, कई सारे तो नहीं। अगर मैंने मान लिया कि सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, इस सेल को एक बार में 2 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। वो जनरल थॉट अलग है, मल्टीपल फ्यूजन किसी को होता है, वो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर बैक्टीरिया वगैरह जैसी चीजों में होता है। हमारे यहाँ तो मल्टीपल फ्यूजन नहीं होता। हमारे यहाँ अपनी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को लेके बात कर रहे हैं, या फिर हायर ऑर्गेन्स के लेके बात कर रहे हैं। जब एक बार डिवीजन होगा तो सेल 2 ही में तब्दील होगा, तो 2 सेंट्रोसोम स्पेस में ही बन जाता है। अब वो सेंट्रोसोम जो है दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू बन तो उधर ही गया था। इस तरीके का कंडीशन था पहले स्पेस में हमारे पास, इस तरीके से ये एक सेंट्रोसोम बना था, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन मतलब सेंट्रोसोम फॉर्मेशंस, और ऐसा एक और भी बन गया था, इसी की कॉपी मार। अब इसमें क्या होगा ना कि आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा, रिमूव अपोजिट पोल्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स विद 2 सेंट्रियोल, ऐसे लिखा करते हैं, क्वेश्चन आया है नीट में इस तरीके से लिखा हुआ, सेंट्रोसोम्स विद 2 सेंट्रियोल मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, मूव टुवर्ड opposite poles, opposite poles, opposite poles. चार इवेंट्स जो किसमें आने वाले, प्रोफेस नहीं, अगली प्रोफेस। अभी प्रोफेस कंप्लीट नहीं हुआ, इनिशियल स्टेज में बता रहा हूं। ये समझ लो कि अभी आधा प्रोफेस हुआ है और आधा टाइम हुआ। प्रोफेस मतलब कि जो उसमें चेंजेस है ना, उसमें से आधा चेंज नहीं है। प्रोफेस के अंदर जितने चेंज होना था उसमें आधा चेंज है, अभी आधा हुआ। और ये सारे काम हो गए आधे प्रोफेस के अंदर। अगली प्रोफेस के अंदर सबसे पहले कि क्रोमोसोम क्या करेगा, सबसे पहले कि क्रोमोसोम क्या ये करके देखो, फिर से रिवीजन करा दें। क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हैं, या फिर डायरेक्टली खाली क्रोमैटिन भी कह, कोई इशू नहीं है। इसको क्रोमैटिन मटेरियल कहो या ना कहो कोई इशू नहीं, खाली क्रोमैटिन भी कहो। क्रोमैटिन मटेरियल स्टार्ट टू कंडेंसिंग,
उससे क्या होगा, स्टार्ट टू कंडेंसिंग से क्या होगा, क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्या इसको भी हम कंडेंसेशन कहेंगे? तो नहीं, इसको कंडेंसेशन नहीं कहते। जैसे होता है कि हम चाह रहे हैं सब्जी बनाना, तो सब्जी बनाने को मैं हम लोग क्या करते हैं ना बेसिकली कि काटते हैं, धोते हैं, डालते हैं, मसाला डालते हैं, फिर पकाते हैं, उसको सब्जी बनाते हैं। खरीदने को नहीं कह रहे हैं, उसको भी नहीं कहते हैं कि सब्जी बनाने वाला प्रोसेस मार्केट से थोड़ी ना शुरू हो, तो घर आने के बाद ही शुरू हो। ये है ना मार्केट वाला एंटर वाइट से एंड टेक एंटर, और फिर यहाँ से जो कुछ हो रहा उसको कंडेंसेशन हम बोल करते हैं। तो जब कंडेंसेशन हो जाता है या कंडेंसेशन होना शुरू होता है, तभी कंडेंसेशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंडेंसेशन चल ही रहा है। तो इनिशियली क्या होता है कि क्रोमोसोम को थ्रू क्रोमैटिड्स आर विजिबल, यानी इस तरीके का लुक आ जाता है, पर क्लियरली विजिबल नहीं। ऐसा लगता है कि हाँ इस तरीके का कुछ तो क्रोमैटिड्स है, क्रोमोसोम है, पर एक्चुअल नहीं पता चल पा रहा है है क्या, नॉट क्लियरली विजिबल, नॉट क्लियरली विजिबल। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होने लगता है, यानी कि वो भी टूटने लगता है, स्टार्ट टू डिसअपीयर, स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, वो भी टूटने लगता, ब्रेक डाउन होने लगता। साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस भी डिवाइड होगा। अब ये इतना छोटा है ना कि अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो डिसअपीयर हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि स्टार्ट टू डिसअपीयरिंग। उसके बाद सेंट्रोसोम विद टू सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। इतना बात याद रखो कि ये किसमें हो रहा है, अर्ली प्रोफेज में हो रहा है। इसको अगर मैं डायग्रामेटिक दिखा देता हूं, मैं चलो डायग्रामेटिक दिखाता हूं। तो ये अर्ली प्रोफेज के बाद जस्ट आफ्टर अर्ली प्रोफेज, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये जस्ट आफ्टर अर्ली प्रोफेज, जस्ट आफ्टर अर्ली प्रोफेज। कंडीशन क्या है सेल का, अर्ली प्रोफेज कंडीशन क्या है सेल का, ये सेल है मेरा, इसका देखना, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो इस तरह से, ये जो बाहर वाला मेम्ब्रेन है ना, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये टूटना शुरू होता है इस तरीके से। इनिशियली अभी यही हो सकता है, इनिशियली अभी यही हो सकता है इस तरीके से, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं टूटेगा। मैंने कहा स्टार्ट टू डिसइंटीग्रेट, तो बाहर वाला अभी टूट गया, हल्का टूट गया, अभी अंदर वाला बाकी है, ऐसा कंडीशन। अंदर जो है इस तरीके का क्रोमोसोम बन चुका है, इस तरीके का क्रोमोसोम बन चुका है। और ऐसे अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ऐसे 46 क्रोमोसोम बन चुके हैं। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ऐसे 46 बन चुके हैं। साथ में यहाँ पे अगर जो है ना, ये क्या नाम है इसका, इस तरह का दिख रहा है कि नहीं, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये भी टूटना शुरू होता है। ये न्यूक्लियोलस इनिशियली जैसा मैंने बनाया वैसे होता है ऐसा, लेकिन वो धीरे धीरे जब ये टूट रहा होता है तो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, तो वो भी जब टूट ब्रेक डाउन हो जाता है तो इस तरीके से डिसअपीयर होता है। इसके अंदर की जो ऑर्गेनेली है वो भी, जैसे कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह है, यहाँ पे तो वे भी जो है, ये भी जो है जगह जगह से ब्रेक होने लगते हैं, ये भी जगह जगह से ब्रेक होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं इस तरह से। मोटा इस तरह से, ये भी जगह जगह से ब्रेक ऐसे होने लगते हैं। अगर इस तरीके का गोल्गी बॉडी है, कहीं पे इस तरीके का गोल्गी बॉडी है, तो ये भी जो है इस गोल्गी बॉडी का वेसिकल ऐसे बना है, अगर ये गोल्गी बॉडी का इस तरीके का फ्लैट वेसिकल्स है तो ये भी इस तरीके से टूटना शुरू हो जाता है, ऐसे ये भी जगह जगह से ऐसे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, डिसअपीयरिंग इस तरह से होने लगेगा सारी चीजों का।
आपका न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर होने लगेगा, डिवाइड होके टूट के। ये आपका गोल्गी बॉडी भी डिसअपीयर होने लगेगा, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपीयर होने लगेगा, इंटीरियर मेम्ब्रेन भी टूटना शुरू हो गया है बाहर की तरफ से। ये सारा चीज अगर तुम देख रहे हो तो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि अर्ली प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है, अर्ली प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे तुम कह सकते हो अर्ली प्रोफेज कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या पढ़ना हमको? लेट प्रोफेज पढ़ना। लेट प्रोफेज की सबसे पहली पहचान, यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल हाईली कंडेंस हो चुका है, हाईएस्ट नहीं बोला, हाईली, अभी भी और बात की समझ। अब आगे बढ़ते हैं, उसकी बारे में बताते हैं। ये जो है ये क्या रहा, जो कि तुम्हें पता है कि साउंड भी वेव की मदद से, मीडियम की मदद से आता है, और यहाँ पे जो मीडियम काम कर रहा है वो एयर ही काम कर रहा है और एयर ही ले जा रहा है। लेकिन नेचुरल वॉइस होती है, इसलिए नेचुरल वॉइस होती है कि वो स्टार्ट ही करता है बहुत तेज। जो प्रोफेशनल ऐसा हो जाना कि बहुत से प्रोफेशनल इवन तो नेचुरली ये बात होती है कि स्टार्टिंग का जुबान ही होता है, बोलेंगे स्टार्ट ही करें। अब इसे क्या नाम है, सलाम भी करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कुछ अस्सलाम वालेकुम, बस तो पूरा सुनवा देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वो घर के अंदर भी सलाम कर रहे होते हैं तो पड़ोसी सुन लेते हैं, पड़ोसी भी बोलते हैं वालेकुम सलाम। इस तरीके का वॉइस का भी कुछ नेचुरली होता है, उस राय मशवरा की बात 10 लोगों को सुन लेते हैं, तो एक इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे स्टार्टिंग में सही होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी है जो कि आज भी लगता है, थोड़ा बहुत नई चीज़ जब भी कुछ कर रहे होते हैं ना तो हेजिटेशन स्टार्ट रहेगा, 1 2 3 4 5 दिन लगता है, मतलब 10 दिन भी लग जाता है किसी नई चीज़ को अंदर अपने अंदर डालने। स्टार्ट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वो शाई टाइप से स्टार्ट हुआ हर चीज़, यहाँ कन्वोकेशन डे है, एनुअल फंक्शन वगैरह है, इन सारी चीज़ों में हेजिटेशन होता है, जनरली नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बोर्डिंग स्कूल में बच्चे चले जाते हैं ना उनके अंदर ये चीज़ें नहीं होती, बोर्डिंग स्कूल में ये पढ़े थे, यहाँ पे हुआ सिलेक्शन, यहाँ पे आ गए, तो जो कुछ भी है सीखना पड़ेगा उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। जो आपको रिकम करें, ड्रॉपर का बैच है, नीट का पेपर है, अब हमें मार्च का सिलेबस खत्म करना है, तो उस हिसाब से अब स्पीड को भी तो देखना पड़ेगा, चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, छोड़ भी तो नहीं सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यू एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, बात करते हैं बड़े बराबर की एक्स्ट्रा क्लास से जो शेड्यूल है यहाँ पे डिपेंड थोड़ा करता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। नफा नुकसान एक चीजें होती है, उसके हिसाब से आदमी काम करता है, लेकिन कुछ लोग, कुछ सिस्टमेटिक लोग ऐसे भी होते हैं कि इससे कोई मतलब नहीं, नफा है कि नुकसान है, मन से मतलब मेरा मोड होगा, यस नहीं मोड होगा, इसलिए अगर आप जाती सी जाए तो हम चलते अपना की बात कर लेते हैं और हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। कौन सा वाला? अभी तो प्रोफेज में, या प्रोफेज में भी कौन सा प्रोफेज? पिंक कलर का प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज हमने शुरू किया। लेट प्रोफेज की सबसे पहली पहचान कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो हाईली कंडेंस हो चुका है, हाईएस्ट नहीं, हाईली कंडेंस हो चुका है, हाईली कंडेंस हो चुका है, हाईली कंडेंस। लेट प्रोफेज जो है हाईली कंडेंस क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो लेट प्रोफेज की इवेंट्स ही मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायरेक्ट इवेंट्स इसका लिख देता हूँ, इवेंट्स कि यहाँ पे क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है क्रोमैटिन मटेरियल, हाईली कंडेंस्ड। हाईली कंडेंस से क्या मुराद, क्या हो जाएगा? हाईली कंडेंस हो जाने से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना, यहाँ पे हमने जैसे ऐसे बताया था कि इस तरीके का होता है क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमैटिड्स के साथ एक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इतना तो आपने पहले भी बनते हुए देखा था, लेकिन इतना नहीं। इसमें साथ में तुम्हारा ये सेंट्रोमेयर भी नजर आ रहा है,
साथ में क्या है, इस सेंट्रोमियर भी नजर आ रहा है। तो क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड्स एंड 1 सेंट्रोमियर दिखाई देने लगेगा यहाँ पे। क्रोमोसोम with 2 chromatids and 1 single centromere visible। यहाँ पे दूसरा कंडीशन, दूसरी बात, दूसरी इवेंट्स, initiation of formation of spindle fiber, initiation of formation of spindle फाइबर, या फिर स्पिंडल फाइबर को ही हम लोग माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। कहीं कहीं पे इस सवाल में यही दे रखा होगा, माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। माइटोसिस करने वाला स्पिंडल फाइबर को माइटोटिक स्पिंडल भी बोला करते हैं। कई जगह पे इसके ये नाम होता है। मियोसिस में भी अगर बनेगा तो भी यही नाम होगा। अब ये नहीं कहूंगा मियोटिक स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, माइटोटिक ही बोलते हैं। देखो कैसा दिख रहा होगा, सेल की कंडीशन देखो, इन दोनों इवेंट्स ज्यादा इसमें लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से बहुत दूर नहीं जाना। देखो समझाने के लिए हम एनसीईआरटी से बाहर निकल के एक दो बातें बता देंगे, लेकिन हम ये भी बता देंगे कि एनसीईआरटी का नहीं है तो ज्यादा उसको मतलब दिल और दिमाग पे नहीं ले। सीखना है, कुछ चीज को इमेज बनाना है, उसके लिए हम बताते हैं। कोई फालतू का एमबीबीएस की चीजें नहीं बताएं, बीएससी की चीजें नहीं बताएंगे, तो उसको लिख के उसे याद करवा के वही सवाल नहीं देने वाले। कोशिश की जाती है कि 5% से ज्यादा नहीं रखें एक्स्ट्रा, क्योंकि आपके पास जो नीट का सिलेबस है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि अगर उसमें मैं अपना गुजरता रहूंगा तो आपका बैठ बच जाएगा। रिवीजन के टाइम पे पेपर आपको देना है, हमको नहीं, हमको एक सिंगल सब्जेक्ट से डील करना है। मैं इस बारे में मानता हूं भाई, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन करके स्कोर कर रहा है, उसके पास टीचर से ज्यादा नॉलेज है। लोग कहेंगे कि ये तो कम सी बात है, टीचर का नाम दोबारा क्यों कैसे? टीचर एक स्पेशल फील्ड की तरफ जाके उस फील्ड पे काम करके पढ़ाता है। एक दिन में एक क्लास में एक लेक्चर होता है, उसको उतना ही देख के आना। तुम्हें तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है और तीनों सब्जेक्ट का मोड अलग अलग है, अपना दिमाग रिवर्स करना है। पेपर में हमें टीचर्स को एक सब्जेक्ट का पेपर सेट करना है, एक ही तरह का दिमाग रखना है, और तुम्हें तीनों तरह का दिमाग रखना है। मैं तो मान रहा हूँ कि भाई उसके पास जो टीचर से ज्यादा एबिलिटी है। अब जो टीचर खुद मेडिकल कर रखा हो या टीचर मेडिकल कर रहा हो तो बात अलग, वो अलग चीज है। मैं यहाँ टीचर और स्टूडेंट की बीच की बात कर रहा हूँ, एक नीट एस्पिरेंट की बीच की और टीचर्स की बीच की बात कर रहा हूँ। तो खुश हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, तुमसे ज्यादा कोई ना बोले, क्या करना तो ज्यादा मत बोलिए, पढ़ाई में ज्यादा जानते हैं, 3 दिन सब्जेक्ट जानते हैं। हो सकता है बहुत से टीचर है जो पढ़ा रहे हैं अपना, जो मान लिया कि वो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनसे तुम पूछ लो माइटोटिक स्पिंडल क्या, नहीं बता पाएंगे, लेकिन तुम बता लो, वो वेलोसिटी भी बता लोगे तुम, एवरेज वेलोसिटी भी निकलवा लोगे तुम, एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे, काइनेमेटिक्स में जो भी आएगा, रोटेशन जो भी मैकेनिक्स में जो भी आएगा रोटेशन, वो भी तुम कर लोगे। लेकिन वो सर जो है माइटोटिक स्पिंडल नहीं बता पाएंगे, तो वो जीत गए ना तुम। कई तरीका, एक छोटा बच्चा था हमारे घर में, कहता था आप बहुत पढ़े ना, बताइए ना रामू कहाँ खाना खाने गया था। रामू क्यों खाना खाने गया था, भूख
आपको नहीं पता, आप पढ़ी नहीं। देखो कंडीशन से देखो, इस तरीके के ना अभी देखोगे यहाँ पे लेट में ना, तो जो मान लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इस तरीके के रेड सेल पूरी तरह से बाहर वाला तो गायब ही हो गया, अब अंदर वाला भी काफी टूट चुका है इस तरह से, इसीलिए ज्यादा दिक्कत अब नहीं हो रही है इसको देखने में। ये तुमने देख लिया व्हाइट कलर से, ये तुमने देख लिया इस तरह से, ये तुम्हें दिखेगा क्रोमोसोम विद 2 क्रोमैटिड्स और 1 सेंट्रोमियर, ऐसे कुछ करके दिखेगा। अब तुम्हें बाकी वो सारी चीजें नहीं दिख रहा, सब डिसअपीयर हो गया, बाकी सारी चीजें डिसअपीयर हो चुका, और दोनों ही साइड पे इस तरीके का सेंट्रोसोम भी अब तुमको दिखेगा। वहां पे जाना शुरू हुआ था, यहाँ पे पहुंच चुका है सेंट्रोसोम्स, अपने अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोसोम्स पहुंच चुका है। ये सेंट्रोमियर कहलाता है सेंट्रोसोम। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये नहीं समझ पाता सेंट्रोमियर और सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम दोनों कभी-कभी सेम सेम लगने लगता है, लेकिन वो मतलब बेवकूफी में लगने लगता है। जाहिलपंती करोगे तो लगेगा कि लेटर में भी बहुत सारे चेंजेस है, और यही तो तुम्हारा पढ़ाई है। फिर आप इंसान में और तुम में फर्क कैसे रहेगा? वरना तो तुमको डॉक्टर है, अब इतनी सी कंफ्यूजन को लोग नहीं दूर कर पाएंगे। तो वहां पे मेडिसिन देखा है, एक एक स्पेलिंग चेंज होने पर भी चीजें चेंज हो जाती है, सॉर्ट चेंज हो जाती है। जो सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर में कंफ्यूजन है, तो वो कैसे तुम कंफ्यूजन को दूर करोगे? ये सेंट्रोमेसोम्स कहलाते हैं, ये सेंट्रोसोम्स कहलाते हैं, सेंट्रोसोम्स कहलाते हैं। तो सेंट्रोसोम्स अपने अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, और यहाँ पे जो है ना ये सेंट्रोमेयर कहलाते हैं, ये सेंट्रोमेयर कहलाते हैं, सेंट्रोमेयर कहलाते हैं। इस सेंट्रोसोम से ऐसे एस्टर्स निकलते हैं। ये क्या है? एस्टर्स। ऐसे अगर एनिमल सेल है तो ऐसे 2 एस्टर्स निकलेंगे, इसको एस्टर्स बोलते हैं। ऐसे एस्टर्स निकलते हैं, यहीं पे एस्टर्स निकल जाते हैं, एस्टर निकलते हैं। और एस्टर्स देखो, एस्टर हम लोग पहले भी बात कर सकते थे, लेकिन एनसीईआरटी में दे नहीं रहता। अर्ली प्रोफेज में ही एस्टर्स निकलता है, जैसे अर्ली प्रोफेज में पहुंचना शुरू करता है और अर्ली प्रोफेज में ही पहुंच जाता है अपोजिट पोल पे, तो और वहीं पे ये एस्टर्स निकल जाता है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस चीज को जिक्र भी नहीं किया, ऐसे ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। अब मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की तरफ, बॉटनी का पोर्शन है ना, तो बॉटनी का पोर्शन पे हम एनसीईआरटी के पास ही रहे, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी के पास। बॉटनी में मैं सेल पढ़ाया, तो सेल में मैं बहुत इधर उधर गया था, तुम्हें लग रहा था, लेकिन इधर उधर गया नहीं था, क्योंकि हमें प्लांट फिजियोलॉजी भी तो पढ़ना है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात को जोड़ रहा है बहुत सारी जगह, जेनेटिक्स की बात को जोड़ रहा है। तो मैं तुम्हारे 11th 12th के सिलेबस से बाहर नहीं गया, बस उस चैप्टर से बाहर गया। तो बहुत से बच्चे और भी कहते थे नहीं सर, ये सर ने बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ा दिया, नीट में आएगा, नीट में ही लेवल। एक तो बच्चा बहुत जल्दी अपना मतलब बातें करने लगता, बातें करने का बहुत जल्दी सोच लेता कि ये ज्यादा हो रहा, वो ज्यादा हो रहा, उसको पता ही नहीं होता कि कौन से चैप्टर की बात करें। अब कोई है ना कि किसी को पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, रफली उसको पता चलेगा, लेकिन जिसको नहीं पढ़ा हुआ है, याद नहीं है, 11th 12th में सब सारे चैप्टर थोड़ी पढ़ा है। आधे से ज्यादा बच्चा खास कर पहले से जो इंटरनल होता है वो तो 5 ही चैप्टर पढ़ के जाएगा, जिससे वो पास हो जाएगा। ज्यादा थोड़ी पढ़ेगा, उसको आदत है लास्ट में पढ़ने की। जितना पुराना इंटरनल होता है एमयू का, उतना लेट वो पढ़ना है, एग्जाम तैयारी से करता है, किसी तरीके से अल्लाह अल्लाह करके वो पास करता है मैक्सिमम। अगर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की बात है ना, डेट अगर खत्म हो गया उसके 2 दिन बाद उसका कंप्लीट होता है। और सर अटेंडेंस शॉर्ट सबसे ज्यादा पहले से इंटरनल का, कोई 11th में एडमिशन लेने आया ना, उसका अटेंडेंस भी अच्छा रहता है, वो असाइनमेंट प्रोजेक्ट भी अच्छा करता है, लैब भी जाता है। कोई नई से हुआ है ना, तो थोड़ा अटेंडेंस का गोल होगा, थोड़ा सा लैब का भी गोल होगा, देखो उसमें जुगाड़ पानी कर रहा होगा, घर पे जाकर करवा। और 6 से गया होगा तो एक ही बार में हर महीने के लास्ट में जाकर जुगाड़ लगाएगा। वो जितना पुराना उतना ज्यादा, उतना ज्यादा इसमें उसको मतलब इस सिस्टम को ना धज्जियां उड़ाने की आदत बन जाती है। मैक्सिमली कह रहा हूँ
एक दो ही बच्चे होते हैं, मतलब 100 बच्चा है उसमें एक दो ही बच्चा होता है जो सीरियसली लेता है इस चीजों को, रोज क्लास जाता है, रोज असाइनमेंट करता है, रोज लैब करता है और लैब में जो भी हो रहा है एक्सपेरिमेंट उसको करेगा, रीडिंग निकालेगा और टीचर से चेक करवाएगा। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, इंटरनल बहुत कम बच्चे होते हैं। अभी एक्सटर्नली आपके अभी सिलेक्शन हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त देख के तो उसने सिलेक्शन लिया, काफी बच्चों के 30,000-40,000 बच्चों में वो जो 600-700 बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, तो ऑलरेडी वो क्रीम बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं से वो तगड़ी मेहनत करके आए, उसको उसका पता कितना मुश्किल से ही मिला, तो उसको नींद नहीं आती। पहली बात कि काफी पढ़ के आया है ना, उसको आदत बनी हुई है पढ़ने की, तभी उसी फ्लो में चला जाता है तो उसको फायदा होता है। एमबीबीएस के अंदर भी जितने भी रैंकर्स हैं ना, वहाँ पे एमबीबीएस के अंदर जो मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जितने रैंकर्स हैं, जो उनके अंदर परसेंटेज हाईएस्ट आता है, वो सारे के सारे एक्सटर्नल लीडर है। इंटरनल कम टॉपर, बहुत कम टॉपर, हाईएस्ट रैंक जो उसमें आता है ना पर सेमेस्टर, वो सब एक्सटर्नल लीडर। जो एज एक्सटर्नली निकालता है उसका अलग ही दम दिखता है, दिखता है। और जो सर्जरी वगैरह में बहुत अच्छा डॉक्टर बन के निकलता है, बहुत तगड़ा पढ़ के आता है। पर एएनयू के एक्सटर्नल इंटरनल जो एमबीबीएस की बात है ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ज्यादा जो लेवल है बराबर ही रहता है, कट ऑफ ही ज्यादा नहीं पड़ता है, इसलिए लेवल बराबर होता है। लेकिन अगर तुम बीओएमएस और बीडीएस में करो ना, 150 नंबर का फर्क होता है, 100 नंबर का फर्क होता है। एक इंटरनल बीडीएस वाला और एक एक्सटर्नल बीडीएस वाले के नॉलेज में बहुत फर्क हो सकता है, पोटेंशियल में बहुत फर्क हो सकता है, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज अक्सर जो होता है। बीएससी में चले जाओ, इंटरनल का 15-15, 20-20 नंबर पे हो जाता है सिलेक्शन। अब तो थोड़ा बढ़ गया होगा, 40 नंबर हो गया, 30 नंबर हो गया होगा, 30-35 एक्सटर्नल का भी 55-60, जूलॉजी लेना 55। एक्सटर्नल का 45 से कम आता ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल नहीं हो पा रहा बीएससी, अच्छे खासे लोगों को नहीं, आज इंटरनल भी छट जा रहे हैं बीएससी। कंपटीशन लेवल पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, एक छोटा सा शहर है अलीगढ़, रोड पे चलने के लिए जगह नहीं मिलती, इतने लोग हैं, ओवर क्राउडेड इलाका बन गया है, और इस ओवर क्राउडेड से बहुत सारी परेशानियां, कंपटीशन के साथ दूसरी भी परेशानी रहने के लिए। आज चले जाओ रेंट पे लिए कमरा लेने के लिए, कोई देता ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को उठाना है तो उसको ज्यादा कमाई होता है, ज्यादातर बहुत से पहले कहीं नहीं किया, लेकिन तुम्हारे जाओ चौधरी थोड़ी सी करनी थी, नहीं तुमको नींद आ सकती, इसीलिए चौधरी खत्म हो गया। चौधरी के बाद हम एक बात कहना चाहते हैं, वो बात तो तुम सुनो, वो जरूरी बात है कि ये सेंट्रलिज्म अपने अपोजिट पोल पे जा चुका है, वहां से एस्टर्स निकल चुके हैं, और एस्टर्स के बाद क्या निकलेंगे, एस्टर्स के बाद क्या निकलेंगे, ऐसे ऐसे फाइबर्स निकलेंगे, ये फाइबर्स ऐसे निकलेंगे, और ये फाइबर्स अभी जाकर अंदर नहीं जाएंगे, यहीं पे आके निकले हुए जहां जहां टुकड़ा है वहीं पे आके अटैच करेंगे। अब ये फाइबर्स कितना भी हो सकता है, जितने क्रोमोसोम होंगे उतने फाइबर्स होंगे, 46 क्रोमोसोम तो 46 फाइबर्स। इस फाइबर को हम नाम क्या देते हैं, स्पिंडल फाइबर, ऐसा लिख देता हूं, स्पिंडल फाइबर, इस तरीके का होता है, तो यहां पे फाइबर निकल जाते हैं। फाइबर अभी क्रोमोसोम तक नहीं पहुंची, जो बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कचरा है, इसलिए क्रोमोसोम तक नहीं पहुंचेगा। ये हमारा यहाँ तक सिचुएशन हो गया, कंडीशन हो गया। कुछ बातें जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि दो एस्टर्स और एक स्पिंडल फाइबर को मिला के हम लोग बोलते हैं माइटोटिक ऑपरेटस। सवाल आया है नीट में, दो एस्टर्स प्लस वन स्पिंडल फाइबर को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक ऑपरेटस, माइटोटिक ऑपरेटस बोलेंगे, माइटोटिक ऑपरेटस बोलते हैं। एक जनरल इंफॉर्मेशन और इससे रिलेटेड, एनिमल सेल के अंदर, देखो यहाँ पे खाली जगह है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तुम ध्यान देना इस चीज को, इसकी बात है, इसकी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, खाली जगह है, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, एक कुछ बात नोट करके लिख रहा हूँ, क्या
एनिमल सेल, इन एनिमल जो होते हैं दो एस्टर्स मिलते हैं और इस दो एस्टर्स के साथ सारे के सारे स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं या डेवलप होते हैं इसी के साथ। दो एस्टर्स होते हैं ना, इसी से स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। यही स्पिंडल फाइबर क्या होता है, अराइज होता है, यहीं से अराइज करता है। इसीलिए एनिमल सेल के अंदर के जो एस्टर्स है उसको जो ऑपरेटर्स है उसको हम एम्फी एस्टर्स कहते हैं। ये वर्ड एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एम्फी एस्टर्स। एम्फी एस्टर्स वर्ड एनिमल सेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एम्फी एस्टर्स वर्ड एनिमल सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी से सारे के सारे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। टू एस्टर्स से, दो एस्टर्स होते हैं और दो एस्टर्स भी स्पिंडल फाइबर को अराइज करवाता है, इसीलिए हम एम्फी एस्टर्स बोलते हैं यहाँ पे। यही अगर ये पहला था। दूसरा, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में कोई एस्टर्स नहीं होते। ये क्वेश्चंस पहले एम्स वगैरह में आए हुए। प्लांट सेल में कोई एस्टर्स नहीं होते हैं, नो एस्टर्स, नो एस्टर्स, कोई एस्टर्स नहीं होते। तो जब एस्टर्स कुछ भी नहीं होते, कोई भी एस्टर्स नहीं होते, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल क्या करते हैं, एनेस्टर। बिना एस्टर के ही यहां पे स्पिंडल फाइबर बनता है। बिना स्पिंडल फाइबर के डिवीजन नहीं हो सकते। स्पिंडल फाइबर तो बनेगा लेकिन एस्टर्स नहीं। वहां पे सेंट्रियोल भी नहीं होता, सेंट्रोजोम भी नहीं होता, डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर बनता है। मैंने सेंट्रियोल के लिए एक वर्ड लिखवाई थी, एक लाइन कि सेंट्रियोल ओनली फाउंड इन एनिमल्स। वो नीट तक तुमको यही याद रखना है। बहुत से लोग बुक लेके आएंगे कि है कुछ प्लांट सेल में भी है, बोलेंगे वगैरह वगैरह। देखो बॉटनी से एमएससी बीएससी अभी तो नहीं करने के बारे में सोचना नहीं है, ऐसे एक्सेप्शंस। एनिमल सेल में बहुत सारे एक्सेप्शन है जिसके बारे में बताया कुछ और गया, हम निकलेगा बाद में चल के कुछ और। और मेजॉरिटी को लेके तुम्हारा सिलेबस बात कहता है, तुम्हारा एनसीईआरटी बात कहता है, और बेकार की नॉलेज रख के कहीं ऐसा ना हो कि ऑप्शन के चक्कर में फंस गए। तो बेकार का नॉलेज वो भी है और वही वाला ऑप्शन में आता है, तुमने उसको भी लगा, उसी को लगा। इसीलिए जितना कह रहा है बुक ना उतना ही रहता है, जितना तुम्हारी लिमिट बोल रहा है उतना ही में रहता है। और कभी भी तैयारी के दौरान कोई भी डिस्ट्रैक्ट करे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अलग अलग कोचिंग के बच्चे आएंगे तुम्हारे साथ रहे, तुम हॉस्टल में रहे होगे या कहीं मिलोगे, तुम्हारे जानने वाले होंगे, जब तुम्हारे साथ ये वाला बता स्पर्मेटिक कोड बता जो हम पढ़ा रहे रिप्रोडक्शन। एक बच्चा करेगा सर स्पर्मेटिक कोड आपने नहीं बताया, सर गवर्नर कॉलम क्या होता है ये बता। ऑर्गेनल वाले सर ने बताया था और एक बच्चा है मुझसे पूछ रहा था, मैं बता नहीं पाया, ठीक है तुम नहीं बता पाए। वो पूछ रहा था उसको मालूम है, बता पाया है मेरे को, लेकिन जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, मतलब बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। ऑर्गेनल वाले सर ने बताया, ब्रेक्स वाले सर ने बताया, किसने बताया, जितने भी बताया, लेकिन वो सिलेबस से बहुत बाहर जाके मैं अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करके ज्यादा फायदा उठाता कि मैं भी बड़ा मुझे बता दूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। कि पूर्ण अब गवर्नर कॉलम को समझाने के लिए डायग्राम तो बनानी पड़ेगी ना, स्पर्मेटिक कोड को बताने के लिए डायग्राम तो बतानी पड़ेगी ना। 5-5 मिनट तो खर्च होगा ही होगा, प्लस मेरा तो 5 मिनट के बाद कोई टाइम खर्च नहीं होगा, तो मैं बार-बार 5 मिनट खर्च करता हूं और उसका क्वेश्चन नहीं आने का। तो ऐसे कंफ्यूज करते हैं बच्चे भी, सोचने पे लगते हैं कि नहीं यार मैं नहीं जानता, वो जानता है। उसके जानने से नहीं मतलब है, मतलब ये है कि नीट में जो आता वो तुमको आता है कि नहीं, और जितना कम आता है वो ज्यादा सही। सिर्फ नीट तक ही तुमको आता है, कम आता, कम पढ़ा है लेकिन जरूरी पढ़ा है, जो इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस तुम्हें सिर्फ इतना श्योर करना है कि नीट का क्वेश्चन नहीं छूटना। नीट का क्वेश्चन अगर हो रहा है, आपकी नॉलेज तुमको नहीं है, तो तुम अपने आप को बेनिफिटेड समझो, क्योंकि तुम ज्यादा रिवीजन कर सकते हो उनके कंपेयर, ज्यादा बार उसको रिवीजन कर सकते हो, ज्यादा उसके ऊपर आप तुम्हारा कंट्रोल हो सकता है। 80 किलो उठा लोगे तो थोड़ी ना कंट्रोल होगा, ऐसे गिरते चलोगे। लेकिन वही 30 किलो उठाओगे तो आराम से पहुंचा देते हो। तो मालूम है कि तुम्हारा खर्चा अगर 30 किलो का ही है, 30 किलो चावल का ही है, तो इजीली उसको कंट्रोल, मान लिया रूम चेंज कर रहे हो, इधर से इधर उठा के लेके जा रहे हो,
लेकिन तुम 80 किलो ले लो, खर्चा है तुम्हारे 30 किलो का, 80 किलो ले लो, इमरजेंसी में काम आ रहे हैं, उसके लिए परेशानी भी उठानी पड़ेगी। यहाँ पर अगर खाने पीने की बात नहीं है ना कि ये सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि बहुत सारी जो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे। पहली बात कि तुम जहाँ पे कोई ज्वाइन कर चुके हैं उसी की बात सुनो और थ्रू आउट द ईयर उसी की बात सुनो, बार बार बदलने से नहीं होता है, डिस्टर्ब करने से नहीं होता है। कोई डाउट पूछने आए कि वो ये बात में तुम्हें नहीं बनना आना चाहिए, लेकिन एज ए स्टूडेंट तुमको सर्विस करना है। कोई डाउट बचने आए नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे नफरत करो, कुछ भी करो, बस बात ये है कि अपनी एनर्जी अभी नहीं खर्च करना, खाली बैठे हो बता देना, ठीक है। पढ़ाई के बीच में कोई आता है, तुम्हारा कुछ सोच रहे हो, कोई प्लान कर रहे हो, उसमें आता है, तुम अपना काम करो, नहीं बताया करो। वो तो बेवकूफ बच्चे जो आके हायर चीज को आकर तुमसे पूछ के अपना नॉलेज दिखा रहे हो, वो तो अदगल बगली जाए छतर जाए। उनको अगर समझ होती तो सोचते कि यार मुझे तो इस नॉलेज के साथ नहीं निकालना, और अपने ही कंपटीटर को मैं तैयार कर रहा हूँ और पूछ के, ठीक है। तो वो तो बेवकूफी में कर जा रहे हैं ना। तुम्हें शांत रहना है, सबकी बात नहीं सुनना है, तैयारी को कैसे करना है वो अपने अपने मेंटोर से ही बात करना है कि जिसने जो पढ़ाया है उसी हिसाब से गाइड करें। एनेस्ट्रल और एफिएस्ट्रल, ये तो बात को समझ ले। एनेस्ट्रल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड एनेस्ट्रल, और मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था कि यहाँ पे ना सेंट्रोसोम होता है, ना सेंट्रियोल होता है, ना ही यहाँ पे एस्टर्स होते हैं, लेकिन हाँ स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं डायरेक्टली। द स्पिंडल फाइबर प्लांट में जो ना यहाँ पे प्लांट में स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं, स्पिंडल फाइबर एराइज डायरेक्टली एराइज होते हैं। एनेस्ट्रल और एम्फिएस्ट्रल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो तो क्या है। यहाँ पे आपका लेट प्रोफेज भी खत्म होता, पूरा का पूरा प्रोफेज खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा टास्क जल्दी जल्दी कर देते हैं, कम से कम हम मेटाफेज की भी बात आज कंप्लीट कर सके, जितना हो सके करते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो फेज है वो है मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज तब शुरू होता है जब प्रोफेज खत्म होता है। ये दोनों बात का संकेत क्या है, क्या चीज है जो करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट चुका है, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसअपियर हो गया, प्रोफेज खत्म हो चुका है, मेटाफेज स्टार्ट हो चुका है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूट जाना यानी कंप्लीटली टूट जाना ये मार्क करता है, यानी मार्क्ड बाय ऐसे लिखता है एनसीईआरटी, मार्क्ड बाय disappearing of nuclear membrane, disappearing of nuclear membrane, disappearing of nuclear membrane, nuclear membrane का डिसअपियर हो जाना या डिसअपियर हो चुका है, कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, तो हम ये बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल रहे हैं मार्क बाय डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो ज्यादा सही रहेगा। डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कंप्लीटली टूटा हुआ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात को दिखा रहा है कि प्रोफेज खत्म हो चुका है और मेटाफेज शुरू हो चुका है। प्रोफेज खत्म हो चुका है और मेटाफेज शुरू हो चुका है, मेटाफेज शुरू हो चुका है, मेटाफेज शुरू हो चुका है। यहां से इवेंट्स देखना क्या क्या इवेंट्स बनने वाले हैं। पहली चीज यहाँ पे क्या क्या बनने वाला है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कंप्लीटली क्या हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है, डिसअपियर हो चुका है, कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है। दूसरी चीज, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब है ही नहीं तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स कम्स इन साइटोप्लाज्म, पहले अंदर थे न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस नहीं है, क्रोमोसोम्स comes in cytoplasm,
साइटोप्लाज्म में आते हैं। कम्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में आप आ गए तो आप क्लियरली विजिबल हो जाएगा ना। साइटोप्लाज्म में आते के साथ क्या हो जाएगा, आप हम क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल हो गया, क्लियरली विजिबल हो गया क्रोमोसोम। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, देखने में दिक्कत नहीं देगा। एक और चीज कि मैंने अर्ली प्रोफेज में लिखाया कि कंडेंसेशन क्रोमोसोम का क्रोमैटिक मटेरियल का स्टार्ट होता, लेट प्रोफेज में हाईली कंडेंस करवाया था, लेकिन यहां पे क्रोमैटिक मटेरियल कंप्लीटली कंडेंस हो चुका है। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम बोल लो कंप्लीट। क्रोमोसोम को जितना कंडेंस होना था, जितना हार्ड होना था हो गया, जितना सॉलिड होना था हो गया। द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, completed chromosome is easily and clearly visible by microscopes। तो यहीं से तुम लिख सकते हो, यहीं से लिख सकते हो, लाइन एनसीईआरटी बोलता है कि क्रोमोसोम यहाँ पे क्लियर। चलो अलग से हम लिख ही लेते हैं सेंटेंस, कोई इशू नहीं है, अपने पास जगह है। जगह कहाँ पे, ऐसे पढ़ना ये तो लिख चुके हो, तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कॉपी में। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीटेड, क्रोमोसोम्स कम्स इन साइटोप्लाज्म। इसकी वजह से मैं एक बात कह रहा हूं कि क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल, क्लियरली क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स के साथ है और एक सेंट्रोमियर प्लस एक सेंट्रोमियर है। टू क्रोमैटिड्स प्लस एक सेंट्रोमियर के साथ जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, क्लियरली विजिबल विद माइक्रोस्कोप, क्लियरली विजिबल बाय माइक्रोस्कोप। यही नहीं कि ऐसे ही देखने चले गए, ठीक है, माइक्रोस्कोप लेके तो जाना है, और कंपाउंड लेके जाओ तो ज्यादा अच्छी है, इलेक्ट्रॉन लेके जाओ तो उससे भी ज्यादा अच्छा, ठीक है। माइक्रोस्कोप सारी सिर्फ यहाँ पे है तो क्लियरली विजिबल है, तब इजीली मैं स्टडी कर सकता हूँ क्रोमोसोम के बारे में, मैं क्रोमोसोम का अपने स्टडी कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है। यानी कि मेटाफेज एक बेस्ट फेज है जहां पे हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी इजीली कर सकते हैं। तो पांचवें इवेंट्स ये है कि मेटाफेज जो है, मेटाफेज इज बेस्ट फेज फॉर स्टडी ऑफ morphology of chromosomes, morphology of chromosomes, morphology of chromosomes, morphology of chromosomes। तो क्या morphology का मतलब कि इसके क्या क्या morphology में क्या, इसका साइज कैसा है, इसका शेप कैसा है, ठीक है, सेंट्रोमियर इसमें जो दिख रहा है वो कैसा है, हम यहाँ पे सेंट्रोमियर को भी देख सकते हैं, ये सब कुछ मॉर्फोलॉजी में इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर के साथ जो काइनेटोकोर है उसकी भी स्टडी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, क्रोमोसोमल बिहेवियर के बारे में स्टडी हम कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी हम कर सकते हैं, बोल देते हैं सिंपली एक लाइन में मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं बेसिकली। और हम किस फेज में करते हैं तो इसी से अगर क्रोमोसोम को करना है तो इस फेज में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली, और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन ये वाली है, और एक ऊपर वाला लाइन है, ठीक है। ये बहुत बार नहीं, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, देखो कभी एसक्यूज में ना ये लगातार पूछा गया, रिपीटेड होता है, रट्टा लगा रखा होता है। बायो तो मैंने बेसिकली बहुत देखे ना, हो गया यहाँ पे एक लाइन मैंने बोली थी ना क्लियरली विजिबल है, क्लियरली विजिबल में क्या क्या विजिबल है यहाँ पे मैं लिख देने जा रहा हूँ।
क्लियरली विजिबल होता है। यहाँ पे क्लियरली विजिबल होता है, मैं चेक कर रहा हूँ इस वाले इसका क्लियरली विजिबल होता मतलब यहाँ पे मुझे दोनों क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होंगे, टू क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होंगे, टू क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होंगे। क्लियरली विजिबल होने का मतलब क्या कह रहा हूँ, ये तो है टू क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल होंगे, तो मैंने लिखा भी है, फिर से एक बार लिखूंगा। सेंट्रोमियर मुझे क्लियरली विजिबल होंगे, क्लियरली विजिबल होंगे। साथ में यहाँ पे एक और चीज काइनेटोकोर क्लियरली विजिबल। वो नहीं भी लिखना तो भी तुम समझ, जस्ट फॉर्मेलिटी ऐसे दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा मूव करूं इस तरह से, कि यहाँ पे मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है जो कौन सा फेज का है, मेटाफेज का, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स। इस तरीके से दो क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल है हमारे सामने, एक क्रोमेटिड्स है, एक क्रोमेटिड्स है और ये क्रोमेटिड्स ये है, क्रोमेटिड्स ये है, दोनों क्रोमेटिड्स क्लियरली विजिबल है, कोई इशू नहीं, समझ में आ रहा है। बीच में इस तरीके से दोनों को ऐसे अटैच करके किसने रखा है, तो सेंट्रोमियर ने रखा है, सेंट्रोमियर ने रखा है, सेंट्रोमियर ने रखा है, सेंट्रोमियर ने रखा है। ठीक है, सेंट्रोमियर भी क्लियरली विजिबल होगा। दोनों ही तरफ इस तरीके का डिस्क से प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है और इसी को तुम क्या बोलते हो, काइनेटोकोर बोलते हो। काइनेटोकोर मैंने सेल में बताया था, ये डिस्क शेप होता है, प्रोटीनस होता है। इसी के साथ अब तुम यहाँ पे स्पिंडल फाइबर को भी अटैच देखते हो, ऐसे ये स्पिंडल फाइबर है, इधर से भी और इधर से भी, ये देखते हो दो स्पिंडल फाइबर, दो काइनेटोकोर, एक सेंट्रोमियर, दो क्रोमेटिड्स, सब कुछ क्लियरली तुमको विजिबल यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, सब कुछ तुम्हें क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर। ये भी तुम्हें दिख रहा, लिखने की तो जरूरत नहीं है, जो मैंने बात बोला समझ पाए। मैं क्या क्लियरली विजिबल हो रहा है, क्या क्लियरली विजिबल हो रहा है, इस फेस के अंदर दो क्रोमेटिड्स हो रहा है, सेंट्रोमियर हो रहा है, काइनेटोकोर हो रहा है, तो भी दो स्पिंडल फाइबर उसके साथ अटैच्ड है, ये सब कुछ क्लियरली विजिबल हो रहा है, तुम देख रहे हो। तो बेस्ट स्टेज इसीलिए मैं मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टडी मैं इजीली कर सकता हूं, इसीलिए मैं इसको बेस्ट स्टेज, बेस्ट फेज मानता हूं पूरे माइटोसिस का, पूरे फेज का, जहां पे हम क्रोमोसोम की बिहेवियर, क्रोमोसोम का शेप, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। इसी फेज के लास्ट मेटाफेज के लास्ट, अब इसमें अर्ली मेटाफेज और लेट मेटाफेज हम अपने सिलेबस में नहीं रखते, जो नीट में नहीं आता है उसको हम रख लेते हैं। बस एक बात बता देते हैं हम तुमको, एक मिनट करते तो बहुत सारी बात बताते रहते हैं, तो आई हो बात सुनने के लिए। क्या एक बात, छठा मैं छठा, तुम देखोगे इसमें पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो बड़ा सा बनाते हैं, सेल को बड़ा सा, एक बड़ा सा सेल, इसके यहाँ पे सेंट्रोसोम्स होंगे, ये दिखाई दे रहे होंगे। मेटाफेज के अंदर इनिशियली थोड़ा सा फर्क, एक तो मैंने इनिशियली बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहे होंगे। तो इनिशियली क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे क्रोमोसोम्स कुछ लाइन में है, कुछ इधर उधर है,
बहुत सारे ऐसे क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। अब क्रोमोसोम विथ 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड्स के साथ पड़े हुए हैं और साथ में क्या है तो उसके दोनों तरफ काइनेटोकोर भी मौजूद है। ये काइनेटोकोर भी मौजूद है जो मैंने बना रहा हूं, सेंट्रोमियर को कवर कर रहा हूं दोनों तरफ से काइनेटोकोर। उसके साथ और क्या है, ऐसे स्पिंडल फाइबर भी यहां से निकला है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर भी ऐसे निकला, ऐसे अटैच हुआ, यहां से निकला, इससे अटैच हुआ, यहां से निकला, इधर से अटैच हुआ, यहां से कौन निकला, ऐसे अटैच हुआ, इधर जाकर इसे मूव्स की गाय अटैच किया, इधर से भी आया, इधर वाले अटैच करेगा, इधर वाले पे अटैच करेगा, इधर वाले अटैच करेगा, इधर वाले पे ऐसे आके अटैच करेगा, कैसे भी करके इधर कैसे भी आके करेगा, ऐसे वाले आके इधर से अटैच करेगा, सब सबसे यहां पे अटैच होगा। इनिशियली मेटाफेज में ये भी हो रहा होता है, इन सारी चीजों के साथ साथ तो मैं डिस्कशन कर रहा था, लास्ट में ये भी चल रहा होता है। जैसे वो खाली हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मास से हटता है, पूरा का पूरा वो स्पिंडल फाइबर आता है, हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होगा अपनी अपनी साइड से, अपनी अपनी साइड से, और फिर अटैच करने के बाद खींच देता है, और खींचेगा एक साथ खींचेगा, यानी कि तुम वाले खींचो तुम खींचो एक साथ साइमल्टेनियसली। ऐसे जैसे होता है कि बहुत सारे लोग हैं रस्सी एक बांध रहे और एक साथ खींचेंगे ना, कितनी भी बड़ी चीज को खींचा जाता है, बड़ी बड़ी दफा उठाते थे ना लोग, तो कई बहुत सारे लोग उसमें अपना अपना रस्सी उसी बांध लेते थे और एक साथ ही खींचते थे। इसी तरह एक साथ ही यहाँ पे खींचेगा, और 40 क्रोमोसोम हो या 600 क्रोमोसोम हो उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक साथ ही खींचा जाएगा। एक साथ खींचने के बाद कुछ इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बन जाता है, कुछ इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बन जाता है। ये मेरा स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम से और अब एक साथ खींचने की वजह से हालात कैसे ऐसे जितने भी क्रोमोसोम हैं सब एक लाइन में तुम्हें अब दिख रहे हैं, एक साथ खींचने के भाई बराबर है ना साइज, तो बीच में ही तो आकर अटक जाएंगे सारे के सारे। ये सेंट्रोमियर है और उनकी जो है एक काइनेटोकोर है, इस तरीके का कंडीशन है। अब एक लाइन में आ रहे हैं ना सारे के सारे, एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं, अलाइक इन अ सिंगल लाइन, all chromosomes aligned in a single plate। सिंगल प्लेट है, हम इसको क्या कहेंगे, सिंगल प्लेट या सिंगल लाइन, मेटाफेजिक प्लेट। प्लेट का निर्माण माइटोटिक प्लेट भी लिख देता है, प्लेट का निर्माण कहाँ होता है ये तुमको याद है ना, बहुत बार सवाल आया इसलिए मैं बताया। मेटाफेजिक प्लेट फेमस सवाल है ये भी नीट का, मेटाफेजिक प्लेट। वहां पे मेटाफेजिक नहीं लिखेगा तो तुम समझ जाओगे, खाली प्लेट करेगा और किसी तरीके इक्वेटोरियल प्लेट भी इसको बोलते हैं, एकदम इक्वल हिस्से में आ जाता है ना, इक्वेटोरियल प्लेट भी हम इसको बोलते हैं, इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी हम इसको बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी हम इसको बोल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट भी हम इसको बोल दिया करते हैं। इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हैं। चलो इसको कैसे कैसे बनता है इक्वेटोरियल प्लेट ये मैंने बताया। चलो ठीक है, अब यहाँ से आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप इसे अच्छे से रिवीजन करना, खाना खाना और सो जाना और फिर कल